दोस्तों, मेरी इस नई कहानी में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ जिस तरह आप लोगों ने मेरी हर कहानी को प्यार दिया है, उतना ही प्यार मेरी इस कहानी को भी देंगे। ये कहानी थोड़ी लंबे समय तक चलने वाली है, तो आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें। प्रतीक एक बिल्कुल साधारण सा लड़का, जिसने आज तक कभी झगड़ा नहीं किया और ना ही किसी से ऊंची आवाज़ में कभी बात की। वहीं दूसरी तरफ तनु, जिसमें लड़कियों को कोई भी क्वालिटी नहीं थी। सब उसे कहते थे कि तनु, तू ना गलत पैदा हो गई, तुझे लड़की नहीं लड़का पैदा होना चाहिए था। प्रतीक एकदम शांत रहने वाला लड़का, उसने तो आज तक एक मच्छर को भी नहीं मारा। और वहीं तनु छोटी सी बात पर मरने मारने पर उतारू हो जाती थी। मोहल्ले के आसपास के सभी लोग उससे बहुत डरते थे, क्या पता किस बात पर भड़क उठे। इन सबसे परे उन दोनों की दोस्ती के अजब गजब किस्से थे। दोनों अपने घर में कम और एक दूसरे के घर में ज़्यादा रहते थे। कोई भी प्रतीक को डांट भी दे तो तनु सारी दुनिया को आग लगा दे। दोनों की जान एक दूसरे में बसती थी। प्रतीक की फैमिली में उसके पापा, मम्मी, भैया, भाभी और उसका प्यारा सा भतीजा शुभ था। प्रतीक के पापा आर्मी में थे और मम्मी और भाभी हाउसवाइफ और उनके भैया बैंक मैनेजर। तनु की फैमिली में उसके मम्मी पापा और तनु, मम्मी हाउसवाइफ और पापा एमपीएबी में एक बड़े अधिकारी थे। प्रतीक ने जिस लम्हों का सालों से इंतजार किया था, वो लम्हा आज आने ही वाला था। प्रतीक ने सारी तैयारी कर ली थी। आज उसकी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त तनु से पहली ऑफिशियल डेट थी, जिससे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, पर कभी कह नहीं पाया। आज वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता था। एक महंगे से 3 स्टार होटल सार्थक भोपाल में टेरेस पर प्रतीक ने सारी अरेंजमेंट करवाई थी। वो बहुत खुश था और थोड़ा सा बेचैन भी। प्रतीक कुछ सोचते हुए और अपने नाखून को कुतरता हुआ इधर से उधर घूम रहा था और उसके भैया भाभी उसे हिम्मत दे रहे थे। प्रतीक के भैया ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई, इतना परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा और तनु तुझे आज पक्का हाँ कह देगी। प्रतीक की भाभी ने कहा, और नहीं तो क्या, हमारा प्रतीक है ही लाखों में एक, कोई भी लड़की उसे कभी भी ना नहीं कर सकती। शुभ ने कहा, ऑल द बेस्ट चाचू। और वो लम्हा आ गया। तनु एक पिंक साड़ी में लिपटी किसी अप्सरा की तरह प्रतीक के सामने आ गई। तनु पिंक साड़ी में एकदम कहर ढा रही थी। खुले बाल, हाथ में भर भर कर मैचिंग की चूड़ियाँ। प्रतीक उसे बस एकटक देखे जा रहा था और सोच रहा था कि कोई इतना खूबसूरत भी भला कैसे लग सकता है। तनु ने प्यार से कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या पहले कभी देखा नहीं है क्या, जो इस तरह से घूर घूर कर देख रहे हो। तनु एक हाथ से अपने चेहरे पर आ रहे बालों को संवार रही थी और प्रतीक का दिल बार बार घायल हो रहा था। प्रतीक ने घुटनों पर बैठकर पहले तनु को एक रेड रोज दिया और कहा, एक गुलाब के लिए दूसरा गुलाब। तनु ने भी शर्माते हुए कहा, थैंक यू, और प्रतीक के हाथों से गुलाब ले लिया। प्रतीक ने एक लड़के को इशारों से बुलाया और वो लड़का गिटार लेकर प्रतीक के सामने खड़ा हो गया। प्रतीक ने गिटार उसके हाथ से लिया और उसे बजाते हुए गाने लगा, बाहों में दे बस जाने, दिल में दे छुपा जाने छुप जाने। तनु का दिल तो बार बार बाग बाग हो रहा था। उसकी आंखें भर आई थी कि प्रतीक, जो उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है, वो उससे पागलों की तरह प्यार करता है। और प्रतीक तनु को प्यार से देखते हुए गाने के जरिए अपने दिल की भावनाओं को बयां कर रहा था। प्रतीक ने गिटार साइड में रखा और किसी हीरो की तरह रोमांटिक होकर अपनी बाहें फैला दी। अब तनु से सब्र नहीं हो रहा था। तनु की आंखें नम और चेहरे पर इकरार भरी मुस्कान थी। वो भावुक होकर सीधा प्रतीक के सीने से लग गई। तनु ने प्रतीक को कसकर पकड़ लिया और रुआंसी होकर कहती है, आई एम सॉरी प्रतीक, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया ना, लेकिन फिर भी तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। प्रतीक ने तनु को खुद अलग किया और आंखों से निकले आंसुओं के मोती को प्यार से पोंछ कर कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी तनु कभी रोती भी है। चलो अब रोना बंद करो, थोड़े आंसू विदाई के लिए भी बचा कर रखो।
जब मैं बारात लेकर आऊँगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सबसे चुरा कर ले जाऊँगा तो ये थोड़े से आंसू काम आएंगे। तनु ने मासूमियत से कहा, इतना टाइम लगाया है इजहार करने में, पर अब घर आने में देर मत करना। मैं अब तुमसे एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती। तनु और प्रतीक एक दूसरे की आंखों में प्यार से देखने लगे। प्रतीक ने फिर अपने जेब से एक हीरे की अंगूठी निकालकर तनु के सामने करते हुए बहुत ही प्यार से कहा, तनु मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच तनु, और वो भी आज से नहीं, जब से मैं इस दुनिया को जानने समझने लगा हूँ तब से सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है और अपनी आखिरी सांस तक प्यार करता रहूँगा। तनु तुम बिल्कुल इस हीरे की ही तरह मेरे लिए सबसे कीमती हो। क्या तुम मेरी ज़िंदगी बनोगी और क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तनु शर्माते धीरे धीरे अपना हाथ आगे करने लगी और एक जोर का तमाचा प्रतीक के गालों पर रसीद कर दिया और प्रतीक सोते सोते उठकर बैठ गया। उसने देखा तनु सामने गुस्से में बैठी हुई थी। प्रतीक ने कहा, क्या यार तनु, इतना अच्छा सपना देख रहा था और तूने मेरा सपना तोड़ दिया। तनु ने गुस्से से कहा, तो ये रोज़ रोज़ किसके सपने देखता रहता है कि तुझे उठाने के लिए मुझे आना पड़ता है? प्रतीक ने धीरे से कहा, तेरे ही तो सपने देखता हूँ पगली रोज, और बड़े प्यार से तनु को देखने लगा। तनु ने कहा, क्या कहा तूने? फिर से बोल। प्रतीक ने भोली सी शक्ल बनाकर कहा, कुछ भी तो नहीं। तनु ने कहा, तू और तेरे सपने मेरी समझ से परे हैं। चल जल्दी, अब कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। चल वरना एक और देती हूँ खींच कर। मैं बाहर तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी तैयार होकर आना, समझा? प्रतीक ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और कहा, हाँ सुन लिया और समझ भी लिया मेरी माँ, बस 10 मिनट में आ गया। तनु बाहर चली गई और भैया भाभी के पास बैठ गई। प्रतीक उठकर तुरंत बाथरूम में चला गया। वो तैयार होकर जल्दी से अपने रूम से बाहर निकला और नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ गया। प्रतीक की भाभी ने प्रतीक को चिढ़ाते हुए धीरे से कहा, देवर जी आप न बस सपने ही देखते रह जाइए, पता चला कि कहीं आपकी ड्रीम गर्ल को कोई और ना उड़ा कर ले जाए। प्रतीक खाते खाते बिचक गया और उसे खांसी आने लगी। तनु ने तुरंत उसकी पीठ पर हाथ मलना शुरू कर दिया और उसे पानी पीने को दिया और गुस्से करते हुए कहा, तू ना भले चाहे कितना भी बड़ा हो जा, पर हरकतें तेरी बच्चों वाली हैं। आंटी ने तुझे जन्म दिया है पर पाल तो तुझे मैं ही रही हूँ। अभी भी कहती हूँ सुधर जा, अगर मैं कहीं चली गई ना तो तेरा क्या होगा? बस यही सोचकर कहीं नहीं जाती। सब तनु की दादी माँ टाइप की बातें सुनकर हंसने लगते हैं। प्रतीक तनु को प्यार से देखता और धीरे से कहता है, तेरे बिना मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कभी तेरे बिना जीने की सोची ही नहीं है। तनु ने कहा, क्या बुदबुदा रहा है? जल्दी करना, लेट हो रही है। तेरे कारण मुझे लेट होती है रोज। भैया भाभी मुस्कुरा रहे थे और प्रतीक चुपचाप तनु की डांट सुन रहा था। दोनों जल्दी से कॉलेज के लिए निकल गए। अभी दोनों फर्स्ट ईयर में ही थे तो आए दिन उनका सीनियर से पंगा होता रहता था, पर तनु के सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाता। तनु और प्रतीक कॉलेज पहुँचे। दोनों अपनी क्लास में चले गए। कॉलेज के प्यून ने तनु से जाकर कहा कि उसे प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। तनु ने प्रतीक को क्लास से बाहर निकलने से मना किया और खुद प्रिंसिपल से मिलने चली गई। सारे सीनियर्स ने देखा कि तनु अकेली ही कहीं जा रही है तो कुछ सीनियर्स ने प्रतीक को परेशान करने का प्लान बनाया और प्रतीक को ज़बरदस्ती पकड़कर अपने साथ लेकर चले गए। उधर तनु प्रिंसिपल के रूम में पहुंची तो पता चला कि प्रिंसिपल ने उसे बुलाया ही नहीं था। अब तनु को समझ में आ गया था कि ये सब किसी ने प्लान किया है। वो तुरंत क्लास में पहुंची पर वहाँ तो प्रतीक था ही नहीं और सीनियर्स के डर से कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहता था। तनु परेशान सी प्रतीक को हर जगह ढूंढने लगी पर वो कहीं मिल ही नहीं रहा था। तनु ने प्यून को ढूंढा और उसे पीटने की धमकी दी कि वो प्रिंसिपल से सब बता देगी। प्यून डर गया। तब प्यून ने तनु को पूरी बात बताई कि ये सीनियर्स का काम है और वो प्रतीक को पुरानी बिल्डिंग में लेकर गए हैं। तनु भागती हुई पुरानी बिल्डिंग पहुंची जहां कुछ सीनियर्स प्रतीक को परेशान कर रहे थे और उसे मार रहे थे। तब तनु प्रतीक को बचाने के लिए आगे बढ़ी और सीनियर से लड़ पड़ी, मगर हाथापाई में उसे धक्का लग गया और वो दीवार से जा भिड़ी और उसे चोट लग गई।
तनु ने जब खुद को संभाला और पीछे मुड़ी तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। तनु की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। तनु के एक सीनियर ने धक्का दिया जिससे वो दीवार से जा भिड़ी और उसे चोट लग गई थी। और तनु को इस हाल में देखकर प्रतीक के अंदर का गुस्सा भड़क उठा था। प्रतीक के अंदर बहुत ताकत थी। आखिरकार वो एक आर्मी ऑफिसर का बेटा जो था, पर उसके पिता ने उसे कुछ ज़्यादा ही अनुशासन और भ्रष्टाचार से पाला था, जिससे वो थोड़ा डरने जरूर लगा था, लेकिन फिर भी वो अपने पिता की तरह हमेशा एक आर्मी ऑफिसर भी बनना चाहता था। तनु ने अपने आप को संभाला और जैसे ही पीछे मुड़ी वो वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गई। प्रतीक और बाकी के सीनियर्स भी वहाँ पर कोई नहीं था। तनु परेशान सी इधर उधर पूरी बिल्डिंग में भटकने लगी, पर उसे प्रतीक और ना वो लड़के कहीं दिख रहे थे। तनु बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी और उसकी आंखें भर आई। तभी उसे बिल्डिंग के पीछे कुछ लोगों के चीखने की आवाज़ आई। तनु दौड़ती हुई बिल्डिंग के पीछे गई और वहाँ का माहौल देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रतीक आराम से पीछे सीढ़ियों पर बैठा था और उसके आसपास सारे सीनियर बेहोशी की हालत में पड़े थे। तनु ने प्यार से प्रतीक को पुकारा। प्रतीक खड़ा हो गया और तनु की तरफ देखने लगा। तनु दौड़कर प्रतीक के पास आई और प्रतीक को प्यार से गले लगा लिया। तनु ने परेशान होकर कहा, कहाँ चले गए थे तुम? पता है मैं कितना डर गई थी। आज पहली बार मुझे डर लगा कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो तो नहीं दिया। तुम ठीक तो हो ना? तनु ने सबको देखा कि सब एकदम चित्त पड़े हुए हैं। तनु ने प्रतीक को शाबाशी दी और कहा, क्या बात है, अकेले ही सबको पीट डाला? मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। थोड़ा रुक लेते तो मैं भी हाथ साफ कर लेती। अक्षत ने मुस्कुराकर कहा, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए था कि तुम ठीक तो हो। और रही मेरी बात, तो मैंने सारे लड़कों की अकेले धुलाई की है, तो भला मुझे क्या हो सकता है? आर्मी वाले का खून जो है मेरे अंदर। प्रतीक ने देखा कि तनु के सिर और थोड़ी सी चोट लगी है, तो उसे अपनी रुमाल से साफ करने लगा और तनु की नज़र प्रतीक के चोट पर पड़ी। तनु ने परेशान होकर कहा, प्रतीक तुम्हारे हाथ में? और इतना कहकर वो रुक गया। उसे लगा कि शायद इन लड़कों से झगड़ा करते वक्त प्रतीक को चोट लग गई होगी। तभी प्रतीक ने अपना हाथ देखा जहाँ से खून बह रहा था और उसे देखते ही प्रतीक जोर से चीखा, मम्मी खून! और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रतीक को खून देखकर बहुत डर लगता था और वो बेहोश हो जाता था। उसे एक तरह का फोबिया था। तनु ने उसे देखकर सिर पीट लिया और कहा, कैसा पागल लड़का है यार, अभी बड़ा हीरो बनकर सबको कुत्तों की तरह पीटा और अब खून देखकर बेहोश हो गया। अब क्या करूं? तनु ने तुरंत प्रतीक के भैया को कॉल किया और सारी चीज़ें बता दी। प्रतीक के भैया कुछ देर में वहां आए और उसे लेकर तनु के साथ घर चले गए। तनु ने प्रतीक के घर पर बताया कि कैसे प्रतीक ने उन सब लड़कों को पीटा, पर सभी हैरान थे कि ये सब कैसे हो सकता है। प्रतीक ने आज तक एक मच्छर भी नहीं मारा। उसे तो झगड़े से डर लगता है। वो तो किसी से तेज आवाज़ में बातें भी नहीं कर सकता, तो फिर लड़ाई झगड़े कैसे कर सकता है? फिर सबने सोचा शायद तनु की वजह से झगड़ा किया होगा। तनु के सिर पर थोड़ी चोट आई थी, तो प्रतीक की भाभी ने उसकी पट्टी कर दी और तनु ने प्रतीक के हाथ की चोट पर पट्टी की। कुछ देर में प्रतीक को होश आने लगा। प्रतीक को जब तक होश आया तो वो अपने घर में था। उसे होश आया तो तनु उसके पास ही बैठी थी। उसके भैया ने उससे मजे लेते हुए कहा, क्या हुआ प्रतीक, तो बेहोश कैसे हो गया था? और तनु ने बताया कि तूने इतने लड़कों को अकेले धो दिया। तनु ने उसकी तरफ देख कर मुँह बनाते हुए कहा, क्या फ़ायदा भैया मेरे, फिर बेहोश भी तो हो गया। अच्छा खासा हीरो की तरह लड़ाई की और बच्चों की तरह छोटी सी चोट देख कर डर गया। प्रतीक ने उससे घूर कर कहा, तो मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अब मुझे खून से डर लगता है तो क्या तो लगता है। चलो अब आप सब जाओ और मुझे आराम करने दो। सब बाहर चले गए और प्रतीक सोचने लगा कि मैंने तो उन लड़कों को हाथ भी नहीं लगाया और मैंने उन्हें पीटा था। कुछ भी कहते हैं सब, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो उन लोगों ने सिर पर मारा, उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं है। प्रतीक को सोचते सोचते फिर से नींद आ गई। अगले दिन दोनों फिर से कॉलेज गए, पर वहाँ सब प्रतीक को शाबाशी दे रहे थे कि कैसे उसने उन बदमाश सीनियरों को
पीटा। प्रतीक भी झूठ मूठ का मुस्कुरा रहा था। तनु बहुत खुश थी। सारे कॉलेज में ये बात आग की तरह फैल गई और प्रिंसिपल तक पहुंच गई। पर प्रिंसिपल जानते थे कि प्रतीक कभी किसी से झगड़ा कर ही नहीं सकता। वो तो लड़ाई झगड़े से कितना डरता है। कॉलेज के सारे स्टूडेंट उन सीनियरों की बेइज्जती कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और उन्होंने कुछ नहीं कहा और बाद में बदला लेने की सोची। कॉलेज के बाद कुछ दोस्तों ने मूवी देखने का प्लान बनाया, पर प्रतीक ने पढ़ाई करने का कहकर मना कर दिया और घर चला गया। सब मूवी देखने चले गए सिवाय प्रतीक के। वो घर पर था। मूवी देखने के बाद सब घर चले गए और तनु अकेले घर आ रही थी। फिर भी अभी वो घर से बहुत दूर थी। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी सीधा उसकी तरफ आने लगी। तनु जोर से चीखी और अपनी आंखें बंद कर ली और उसे अब कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगी। पर किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे किनारे कर लिया और एक हाथ से गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। कुछ देर में गाड़ी बंद हो गई और तनु ने आंखें खोली तो वो उस लड़के ने तनु से कहा, आप ठीक तो है ना? तनु हैरान थी कि कोई इंसान कैसे इतनी तेज रफ्तार गाड़ी को रोक सकता है। और उसने अपने फेस को अच्छी तरह से कवर किया हुआ था और कदकाठी से हूबहू प्रतीक की तरह लग रहा था, पर उसकी आवाज़ बदली हुई थी। तनु ने कहा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर आपने ये गाड़ी कैसे रोकी? लड़के ने कहा, आपका बचना ज़रूरी है या फिर इस गाड़ी का रुकना? आप ठीक है ना? बस इतना काफ़ी है। और जहाँ तक रही इस गाड़ी की बात, तो उसके ड्राइवर ने इसे खुद रोका है। लड़के ने गाड़ी के ड्राइवर से कहा, आइंदा गाड़ी देखकर चलाया करो। ड्राइवर ने सॉरी कहा और चुपचाप वहाँ से निकल गया। लड़के ने तनु से कहा, अगर आपके सवाल जवाब हो गए हो तो मैं चलता हूँ। तनु के दिमाग में खुरापात चालू हो गई कि कैसे इसके बारे में पता लगाया जाए कि ये है कौन। तनु ने वहाँ मुझे कोई भी ऑटो या टैक्सी नहीं मिल रही थी घर जाने के लिए, तो क्या आप मुझे घर तक छोड़ देंगे प्लीज़? तनु आगे आगे और लड़का पीछे उसके चल रहा था। तनु बोलती जा रही थी और वो चुपचाप था। तनु को शक हो रहा था कि कहीं ये प्रतीक तो नहीं, पर यह आवाज़ तो उसकी नहीं लगती। फिर कौन, ये पता लगाना पड़ेगा। कुछ देर बाद प्रतीक का घर आ गया और तनु से थैंक्स बोलने के लिए पीछे मुड़ी, पर वो तो कोई भी नहीं था वहाँ। तनु तुरंत अंदर गई और प्रतीक की भाभी से पूछा, भाभी प्रतीक कहाँ है? भाभी ने कहा, वो तो सो रहे हैं अभी। तनु अंदर गई तो देखा प्रतीक सच में सो रहा था। अब तनु के दिमाग में हजारों सवाल आने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान इस समय पर 2 जगह, और फिर ये मुमकिन भी नहीं है क्योंकि उसकी आवाज़ अलग थी। शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही थी। तनु परेशान से अपने घर की तरफ लौट आई। रात में तनु अपने घर पर आराम से सो रही थी। तभी खिड़की से प्रतीक उसके रूम पर आया और उसे प्यार से देखने लगा। सोते हुए तनु कितनी प्यारी लग रही थी। उसके लंबे घने बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसकी वजह से वो बार बार परेशान हो रही थी। प्रतीक ने उसके चेहरे से बालों को किनारे किया और उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। शायद तनु कोई प्यारा सा सपना देख रही थी। वो नींद में किसी छोटे से मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। प्रतीक ने उसके सिर और प्यार से हाथ फेरा और उसके पास बैठ गया और मन ही मन खुद से बात करने लगा। सोते हुए आफत की पुड़िया कितनी प्यारी लग रही, उठते ही पता नहीं क्यों पागल सी हो जाती है। इससे कितना प्यार करता हूँ, पर सिर्फ तभी बोल पाता हूँ जब ये नींद में होती है, और अगर होश में आ गई तो भगवान बचाए। पर जो भी हो, मेरी तनु है बहुत प्यारी, आई लव हर। प्रतीक ने प्यार से उसके माथे पर किस किया और वहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा, पर तनु ने नींद में ही उसका हाथ पकड़ लिया। तनु के हाथ पकड़ते ही प्रतीक की जान उसके गले में अटक गई। वो डर गया और धीरे से पीछे मुड़ा और देखा कि तनु सो रही थी। अब प्रतीक की जान में जान आई। तभी तनु को नींद में महसूस हुई कि उसके आसपास कोई है और वो एकदम से उठ बैठी, पर उसकी आँख खुलते ही उसने देखा कि वहाँ आसपास कोई नहीं है। तनु खुद में बड़बड़ाने लगी, यहाँ तो कोई नहीं है, पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ कोई तो था, पर वो गया कहाँ? तनु ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा अंदर से बंद था और वो खिड़की की तरफ गई। उसका रूम इतनी ऊंचाई पर था कि वहाँ से कोई इतनी जल्दी कैसे भाग सकता है। तनु ने इधर उधर बहुत ढूंढा, पर उसे कोई नहीं मिला, तो तनु फिर से सो गई। अगले दिन सुबह तनु जब उठी
और वो तैयार होकर आईने की तरफ आकर खुद को देखने लगी तो वो खुद को देखकर हैरान हो गई। उसके सिर और लगी चोट बिल्कुल गायब थी। प्रतीक तनु के घर के बाहर दीवार के पीछे छुपा हुआ तनु को देख रहा था। जब तनु ने बाहर देखना बंद कर दिया और खिड़की बंद कर ली तो प्रतीक चुपचाप बाहर निकला और तनु के घर से अपने घर की तरफ भाग गया। प्रतीक जल्दी से अपने घर पहुंचा और खिड़की से अपने रूम में घुस गया, जिससे किसी को भी पता ना चले कि वो घर पर नहीं था। वो बिस्तर पर लेटकर तनु के बारे में सोचने लगा। उसने जोर की सांस ली और खुद से बातें करने लगा कि आज तो तू बाल बाल बच्चा बेटा प्रतीक। अगर तनु ने देख लिया होता तो पता नहीं क्या हाल करती तेरा। अच्छा हुआ उसकी आंखें खुलने से पहले तू वहाँ से निकल गया। पता है कितनी बड़ी आफत की पुड़िया है, पर सोते हुए कितनी क्यूट लगती है और जब जाग जाती है तो भगवान बचाए उससे। पर कुछ भी कहो, आई लव हर। प्रतीक ने एक तकिए को अपने सीने से लगा लिया और उसे तनु समझ कर किस करते हुए कहा, आई लव यू सो मच तनु। और कुछ देर में प्रतीक सो गया और फिर तनु के सपने देखने लगा। सोते सोते उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अगली सुबह जब तनु उठी और तैयार होकर आईने के सामने गई तो खुद को देखकर हैरान रह गई। उसके सिर पर लगी चोट बिल्कुल ठीक हो गई थी। तनु का दिमाग घूम गया और वो सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। कल तक तो चोट वैसे ही थी, पर आज सुबह कैसे गायब हो गई। तनु को रात वाला मंजर याद आने लगा। उसे लगा कि कहीं सच में रात में कोई उसके कमरे में तो नहीं था। पर ऐसे थोड़ी हो सकता है कि जादू से कुछ भी ठीक हो जाए। अचानक से उसकी नज़र घड़ी पर गई तो उसे याद आया कि कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही है और अभी वो कुंभकर्ण भी नहीं उठा होगा। तनु तुरंत प्रतीक के घर जाने के लिए अपने घर से निकली। इधर प्रतीक को फिर से वही सपना दिखाई दे रहा था जो उसके साथ कुछ साल पहले हुआ था। सपने में उसे वही फैक्ट्री और वहाँ की प्रैक्टिकल लैब दिख रही थी और उसके साथ उस फैक्ट्री में हुआ हादसा दिखने लगा। प्रतीक के चेहरे पर पसीना आने लगा। वो बहुत डर गया और झटके से उठ बैठा। उसकी आंखें खुली और सामने आकर तनु बैठ गई। प्रतीक जोर से चीखा तो तनु ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और कहा, चीख क्यों रहा है? कोई भूत देख लिया क्या? प्रतीक की तो दिल की धड़कनें बढ़ गई और वो बस बड़े प्यार से तनु को देखे जा रहा था और तनु उसे डांट रही थी। जब उसे लगा कि प्रतीक उसकी बातों को सुन ही नहीं रहा है तो उसने प्रतीक को हिलाया और कहा, डफर कहीं का, मेरी बात सुन भी रहा है या नहीं? प्रतीक ने मन ही मन कहा, जी तो करता है सारी ज़िंदगी तेरी बातें इसी तरह सुनता रहूं। तनु ने एक बार फिर प्रतीक को झटका और कहा, सुनाई दे रहा है या नहीं? जल्दी कर, कॉलेज जाना है या नहीं? कुछ बोलेगा भी कि नहीं? तनु गुस्से में तमतमाई जा रही थी और प्रतीक उसे देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। प्रतीक ने प्यार से उसका हाथ हटाया और कहा, तनु तो कहा, सुन तो रहा हूँ और बोलना भी चाहता, पर तुम कुछ बोलने दोगी तब तो बोलूँगा। तनु ने कहा, हाँ ठीक है, अब जल्दी तैयार होकर बाहर आ, मैं बाहर हूँ। तनु ने अपना हाथ उसके हाथ से झटके से खींचा जिससे उसका हाथ बेड से जा लगा। पर प्रतीक को कोई चोट में कोई दर्द नहीं हुआ। वो तो बस तनु को देखे जा रहा था। तनु ने देखा प्रतीक का हाथ बेड के किनारे जा लगा तो उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बोली, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया कुछ भी। सॉरी यार, तुझे दर्द तो नहीं हो रहा है ना? प्रतीक ने हंसकर कहा, नहीं तो मुझे दर्द नहीं हो रहा, तुम फिक्र मत करो। तनु ने मन ही मन कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि इसे दर्द नहीं हो रहा? इसके हाथ में इतनी ज़्यादा चोट लगी थी। तनु ने जानबूझकर जोर से प्रतीक का हाथ दबाया पर उसे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तनु ने कुछ सोचते हुए तुरंत कहा, तू पहले पट्टी खोल कर दिखा मुझे कि चोट ठीक हुई या नहीं। प्रतीक के चेहरे का रंग उड़ गया और वो सोचने लगा। उसने तुरंत जोर से चीखना शुरू कर दिया, अरे यार, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ मुझे, मेरा हाथ प्लीज़। तनु ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और वह दौड़कर वॉशरूम में चला गया। प्रतीक ने अंदर जाकर अपनी पट्टी खोली। चोट बिल्कुल ठीक थी। उसने तैयार होने के बाद फिर से पट्टी बांध ली और मन ही मन कहा, कुछ दिन और इसे ऐसे रखना पड़ेगा वरना तनु को शक हो जाएगा मुझ पर, उसके सवालों का जवाब मुझे देना पड़ेगा। वो दोनों जल्दी से नाश्ता करके कॉलेज पहुँचे जहाँ नोटिस लगा था कि प्रतीक और तनु की क्लास के सभी स्टूडेंट को अगले दिन एक एजुकेशनल टूर पर जाना है। सब टूर के लिए बहुत उत्साहित थे पर प्रतीक को कुछ अजीब सा लग रहा था।
पूरे कॉलेज में उन सब दोनों दोस्त कम और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझते, क्योंकि वो हमेशा साथ में रहते थे। वो दोनों क्लास में गए जहाँ सब प्रतीक को छेड़ने लगे। रुचि तनु की अच्छी फ्रेंड थी। वो हमेशा तनु और प्रतीक को रिलेशनशिप में आने के लिए कहती थी। रुचि ने तनु को किनारे ले जाकर कहा, तनु तुझसे कुछ पूछना है। तनु ने उसे ज़्यादा भाव नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि रुचि फिर से वही बातें स्टार्ट कर देगी। तनु ने कहा, बकवास मत करना, बाकी कुछ भी बोलो। रुचि तुझे नहीं लगता तनु की प्रतीक तुझे दोस्त से कुछ ज़्यादा ही मानता है? उसका चेहरा, उसकी आंखें देख के ऐसा लगता है कि वो तुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और शायद तू भी करती पर मानती नहीं है। और मुझे क्या, सारे कॉलेज को भी यही लगता है कि तुम दोनों एक साथ हो। तो उसे खुद ही बोल दे, क्योंकि वो तो बहुत सीधा है, वो तुझसे कभी कुछ नहीं बोल पाएगा। तनु ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, 1 मिनट रुको तुम। तनु प्रतीक को पकड़ कर ले आयो। प्रतीक पूछता रह गया, क्या हुआ, मुझे कहाँ ले जा रही हो तुम? तनु ने कहा, मुझ पर भरोसा है क्या तुम्हें? प्रतीक ने कहा, खुद से ज़्यादा। तनु प्रतीक को रुचि के सामने ले आया और उसे घूरते हुए कहा, इसे लगता है कि हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। तू क्या मुझसे प्यार करता है? अब बेचारा करता भी क्या। तनु से घूर रही थी। अगर सच कहता तो तनु का गुस्सा झेलना और उससे झूठ भी नहीं कह सकता था। वो करे तो क्या करे। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर कुछ सोच कर कहा, मैं लाइब्रेरी से आता, मुझे कुछ काम है वहाँ, और जल्दी से वहाँ से निकल गया। तनु ने रुचि को घूर कर कहा, अब खुश हो ना तुम? देखा प्रतीक के दिल में मेरे लिए अगर कुछ होता तो वो कह देता। वो जान है मेरी, वो मुझसे झूठ नहीं कहेगा। रुचि भी बेचारी करती क्या, जब प्रतीक कुछ नहीं कहेगा तो वो कब तक उसके लिए लड़े। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। रुचि प्रतीक के पीछे पीछे चली गई और प्रतीक को पकड़ लिया और कहा, तुम तनु से प्यार करते हो तो झूठ क्यों कहा? प्रतीक ने हंसकर कहा, नहीं तो। प्रतीक जानता था कि अगर उसने हाँ कहा और तनु को किसी और से ये बात पता चली तो वो गुस्सा हो जाएगी, और वो अपने दोस्त को और प्यार को नहीं खोना चाहता था। रुचि ने मुस्कुराकर कहा, प्रतीक तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हें झूठ भी नहीं कहना आता। तुम्हारी आंखों में मुझे और सारे कॉलेज को तनु के लिए बहुत सारा प्यार दिखता है, पर अगर तुम ही नहीं मानना चाहते, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि जल्दी कह देना, कहीं देर ना हो जाए। प्रतीक उदास सा लाइब्रेरी की तरफ चला गया। वो सब कॉलेज से क्लास के बाद घर आ गए और अगले दिन के टूर की तैयारी करने लगे। प्रतीक के भैया भाभी ने प्रतीक को बहुत सारी टिप्स दी कि वो तनु से अपने दिल की बात टूर पे कह दे। प्रतीक ने अनमने ढंग से सबको हाँ कहा, हाँ ठीक है, मौका मिलते ही तनु से कह दूंगा सब कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है। पर प्रतीक के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। वो रुचि की कही हुई बातें सोच रहा था और अपने साथ उस हादसे के बारे में भी। वो जल्दी से अपना सामान पैक करके खा पी कर सो गया। रात में फिर उसे वो फैक्ट्री वाला सपना आया और वो डर से फिर उठ गया। अब वो पूरी तरह समझ चुका था कि कुछ न कुछ ज़रूर होने वाला है। उसने सारी रात आंखों में ही काट दी। अगली सुबह सब तैयार होकर जल्दी से कॉलेज पहुंचे, जहां से उन्हें टूर के लिए निकलना था। बस खड़ी थी, सब बैठ गए। तनु रुचि के साथ बैठ गए। प्रतीक सबसे आखिर में प्रोफेसर के साथ बैठ गया। बस चल दी। सब इंजॉय करते हुए एक म्यूज़ियम में पहुँचे जहाँ उन्हें जाना था, और वो बहुत दूर था, तो उन्हें वहाँ पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई। प्रतीक सारे रास्ते चुपचाप बैठा रहा, ना ही किसी से बात की और ना ही तनु की तरफ एक बार भी देखा। म्यूज़ियम में पहुंचकर सब अंदर जाकर घूमने लगे। प्रोफेसर और उस म्यूज़ियम के इंचार्ज उन्हें पूरे म्यूज़ियम में घुमाने लगे और सभी चीज़ों के बारे में समझाने लगे। सब ध्यान से देख और समझ रहे थे, पर प्रतीक का पूरा ध्यान तो सिर्फ तनु पर था। म्यूज़ियम से निकलते शाम हो गई थी और रास्ते में घना जंगल और आसपास खाई थी, क्योंकि वो म्यूज़ियम एक पहाड़ी पर बना था। सब मस्ती में बस के अंदर नाच गा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। इस बार प्रतीक सबसे पीछे गेट के एकदम पास में बैठा था और दरवाज़ा खुला हुआ था, जिससे वो बाहर के नज़ारे का मज़ा ले सके। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कुछ तो होने वाला है, पर क्या? बस म्यूज़ियम से ज़्यादा
दूर नहीं जा पाई थी कि तभी बस का एक टायर पंचर हो गया। बस काफ़ी स्पीड में थी, इसी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। प्रतीक को झटका लगा और वो दरवाजे से बाहर गिर पड़ा। अभी तक बस में जो हंसी मजाक का माहौल था वो पल भर में दहशत में बदल गया और बस घिसटती हुई खाई के पास जाकर एक पत्थर के ऊपर लटक गई। सबकी जान हलक में अटक गई। आधी बस जमीन पर थी और आधी बस खाई के ऊपर लटकी थी। सब जोर जोर से चीख रहे थे। अगर कोई भी अपनी जगह से इधर उधर होता तो बस हिलने जाती और खाई की तरफ झुकने लगती। अब सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तभी तनु की नज़र इधर उधर जाती हो और उसे प्रतीक कहीं नहीं दिखाई देता, तो वो प्रतीक को ढूंढने के लिए अपनी जगह से उठती और बस फिर से हिलने लगती है। सब तनु को डांट कर बैठा देते हैं। बस का ड्राइवर गियर बदल कर बस को पीछे करने की कोशिश करता, पर बस के टायर में फंसा हुआ पत्थर निकल जाता है और बस धीरे धीरे खाई की तरफ सरकने लगती है। सब भगवान को याद करने लगते हैं और बस में चारों तरफ चीखें ही सुनाई देती हैं। सभी पीछे से कोई बस को खाई से ज़मीन की तरफ खींचने लगता है और धीरे धीरे वो बस को खींचकर खाई से बाहर निकाल लेता है। पर सबका डर से बुरा हाल था, तो कोई भी ना बाहर की तरफ देखता और ना ही अब तनु के सब्र का बांध टूट जाता और वो प्रतीक को ढूंढने के लिए बाहर की तरफ निकलती है, जहाँ उसे वही मास्क वाला लड़का दिखता है। पर जैसे ही तनु उसे बुलाती वो हवा हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा था और तो तनु ज़्यादा कुछ देख नहीं पाई। तनु सबको तेज उतरने को कहती है और सब डरे सहमे से नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि बस तो खाई से बाहर ज़मीन पर खड़ी है। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था। तनु को अभी खुद ही क्लियर नहीं था कि ये लड़का कौन है जो बार बार मुझे बचाने आता है। तनु ने बहाना बनाकर कहा, ये सब भगवान ने किया है, सब भगवान का धन्यवाद करते हैं। कुछ देर में प्रतीक सामने से दौड़ता हुआ आता और खुश होकर कहता, आप सब ठीक है ना। तनु प्रतीक पर बरसने लगती है, तू कहाँ चला गया था, पता है यहाँ क्या क्या हुआ। प्रतीक मासूम सा चेहरा बनाकर उसे देखता है। तनु उसे सारी बातें बताती है। प्रतीक अनजान बनकर सब सुनता रहता है। उसके बाद वो कहता है, जब बस का बैलेंस बिगड़ा तो मैं नीचे गिर गया था और पीछे छूट गया। तनु ने परेशान होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे पर उसे चोट कहीं नहीं आई थी। तनु ने उसका हाथ देखा जिसकी पट्टी फट गई थी। तनु ने उसका हाथ पकड़ा और जल्दी से पट्टी खोल दी। प्रतीक के हाथ की चोट बिल्कुल ठीक थी तो तनु को उस पर शक होने लगा। तनु ने उसे शक भरी निगाहों से देखा और कहा, तो मेरे से कुछ छुपा तो नहीं रहा ना। एक पल को प्रतीक के चेहरे का रंग उड़ गया और वो सोच में पड़ गया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ छुपा रहा हूँ। तनु ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या छुपा रहा है तो? प्रतीक ने हंसते हुए कहा, यही कि बहुत दर्द हो रहा है मुझे जब से नीचे गिरा हूँ, एक बार गले लगा ले ठीक हो जाऊँगा। तनु ने उसे 2-3 बार धीरे से मारा और उसे गले लगा लिया। तनु ने भावुक होकर कहा, नालायक कहीं का परेशान कर देता है मुझे। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, कभी सोचा है तूने? प्रतीक का चेहरा उदास हो गया और उसने मन ही मन कहा, जानता हूँ तनु कि तुम्हें मुझ पर डाउट हो गया है और तुम सब जानना चाहती हो, पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। तनु और प्रतीक एक दूसरे के गले लगे हुए थे और मन ही मन एक दूसरे के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी रुचि ने पीछे से उन्हें आवाज़ लगाई। रुचि ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो यहाँ आ जाओ, सर बुला रहे हैं। प्रतीक उससे अलग होकर जाने लगा तो तनु ने उसका हाथ पकड़ लिया और ज़ोर से दबाया। पर प्रतीक को कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसके लिए सब नॉर्मल था। तनु ने कुछ सोचते हुए कहा, प्रतीक तेरे हाथ में दर्द नहीं हुआ क्या? प्रतीक ने हैरान होकर कहा, क्यों मेरे हाथ को क्या हुआ है, ठीक तो है। और इतना कहकर प्रतीक सबके पास चला गया। तनु सोचते सबके पास जाने लगी, कमाल है, रात में मेरी चोट बिल्कुल ठीक हो गई और अभी प्रतीक भी बिल्कुल ठीक है। पर यह कैसे हो सकता है? या तो प्रतीक मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। रुचि ने फिर से उसे आवाज़ लगाई, वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही है? तनु यहाँ पर आना। तनु सबके पास चली गई। सब ने बस को देखा। उसका आगे लेफ्ट साइड का टायर बुरी तरह फट गया था। प्रोफेसर ने परेशान होकर ड्राइवर से पूछा, कितना टाइम लगेगा इसे ठीक होने में? ड्राइवर ने अपना हाथ खुजाते हुए कहा, सर देखना पड़ेगा।
दूसरा ट्रायल लगाना पड़ेगा, फिर भी आधे घंटे लगेंगे सर। प्रोफेसर का ध्यान अब प्रतीक की तरफ गया। वो उसकी हालत देखकर हैरान थे। उन्होंने प्रतीक से पूछा, ये सब कैसे हो प्रतीक, तुम ठीक तो हो ना? प्रतीक ने मासूम बनते हुए कहा, क्या बताऊं सर, वो पीछे गेट के पास बैठा हुआ था, तो जब बस का बैलेंस बिगड़ा और उसे झटके लगने लगे तो मैं नीचे गिर गया, तो ये सब हो गया। प्रोफेसर ने अफसोस जताते हुए कहा, ठीक है तुम आराम करो बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? प्रतीक ने कहारते हुए कहा, नहीं सर ठीक हूँ, अब बस चुपचाप किनारे बैठ गया। म्यूजियम से लौटते लौटते बहुत देर हो गई थी। प्रोफेसर को भी बहुत भूख लगी थी, पर वो किसी के सामने बोल नहीं सकती थी। आखिरकार उनकी सख्त इमेज का सवाल था। प्रोफेसर ने सबसे कहा कि अभी बस को ठीक होने में आधे घंटे या उससे ज़्यादा लग सकता है, तो आप सब ने अगर कुछ खाने के लिए रखा हो तो खा लीजिए, और जिसने नहीं रखा है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। प्रतीक के पास आकर तनु बैठ गया और फिर रुचि भी उसके पास आ गई। अब तीनों अपना अपना टिफ़िन निकाल कर खाने लगे और इधर बेचारे प्रोफेसर के मुंह में पानी आ रहा था, पर वो अंदर ही अंदर मरे जा रहा था, लेकिन कह नहीं सकता था। प्रतीक ने उसका चेहरा देखा और समझ गया। प्रतीक उनके पास जाकर बोला, सर आप भी खा लीजिए, आपने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। प्रोफेसर ने थोड़ा नाटक किया, फिर जल्दी जल्दी खाने लगे। प्रतीक और बाकी सबको उन्हें ऐसे खाते देखकर हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी को अंदर दबाया और चुपचाप तनु के पास जाकर बैठ गया। तनु को प्रतीक को ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगा। तनु ने प्रतीक से प्यार से कहा, ये ले तो भी खा ले। प्रतीक ने मुंह बनाकर कहा, अभी तो खाया था, तूने जो खींच खींच कर 2-4 खिला दिए थे तो पेट भर गया। तनु फिर से अपने रंग में आ गई, खाता है या फिर मैं अपने असली रूप में आऊँ? प्रतीक ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा, ठीक है खा रहा हूँ, क्यों भड़क रही हो? प्रतीक थोड़ा सा खुद खाता और ज़्यादा सा तनु को खिला देता। रुचि भी अपना लंच करते हुए उन दोनों को बड़े प्यार से देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, अरे मेरे रोमियो जूलियट, कब तक ऐसे झगड़ते रहोगे और कब तक एक दूसरे से अपने फीलिंग्स को छुपा कर रखोगे? हाँ कह दो ना यार एक दूसरे को, फिर मेरा काम भी खत्म हो जाए। प्रतीक को सब समझ आ रहा था कि रुचि के मन में और तनु के मन में क्या चल रहा है। वो दोनों को बारी बारी से देख लेता और फिर तनु को अपने हाथ से प्यार से खिलाने लगता। इधर बेचारा ड्राइवर किसी तरह स्टेपनी लगाकर गाड़ी का टायर तो निकाल लिया था, पर वो उसे अकेले ले नहीं जा पा रहा था। सब उसे देखकर इग्नोर कर रहे थे। फिर प्रतीक उठा और उनकी हेल्प करने लगा। प्रतीक ड्राइवर से जाकर बोला, रुकिए दादा, मैं हूं ना, आपकी मदद करता हूं। और प्रतीक टायर को धक्का देकर बस के पीछे ले जाने लगा। उसके कपड़े फटे हुए तो बस बार बार फंस रहे थे। उसने अंदर बनियान पहनी थी तो अपनी फटी हुई शर्ट उतार कर फेंक दी और वहाँ पर मौजूद हर शख्स की निगाहें उस पर टिक गई। उसकी बॉडी इतनी आकर्षक लग रही थी कि लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। और अब तनु को पहली बार प्रतीक को ऐसे देख गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सारी लड़कियां उसकी बॉडी को बड़े प्यार से घूर कर देख रही थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसे जलन हो रही थी, पर वो कर भी क्या सकती थी। और रुचि कभी प्रतीक को तो कभी तनु के चेहरे पर आते जाते भावों को देख रही थी। प्रतीक टायर चेंज कर रहा था और उसकी मसल्स देखकर लड़कियां आपस में बातें करने लगी। अब तनु से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वो उठकर प्रतीक के पास खड़ी हो गई और सभी लड़कियों को घूर कर देखने लगी। सबने अपना चेहरा दूसरी तरफ करके इधर उधर देखने लगी, क्योंकि सभी तनु से डरते थे, क्या पता अब किसे उसके गुस्से का सामना करना पड़े। रुचि को तनु को इस तरह देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया था कि उसे करना क्या है। उसने मन ही मन प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्रतीक ने टायर बदल दिया और अपनी फटी हुई शर्ट से अपना हाथ साफ करने लगा। रुचि ने पानी का बॉटल हाथ में लिया और प्रतीक के सामने जाकर उससे पानी के लिए पूछा। प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ ठीक है। रुचि ने उसके हाथ पर पानी डाला और प्रतीक ने उसके हाथ से पानी का बॉटल ले लिया, जिससे दोनों के हाथ टकरा गए और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। ये सब दूर खड़ी तनु को समझ नहीं आ रहा था और बाकी सारी लड़कियों के साथ साथ तनु भी जली भुनी जा रही थी और रुचि को ये सब देखकर और मज़ा आ रहा था और प्रतीक का हाथ पकड़कर उससे चिपकी जा रहे थे। रुचि के
ने मन ही मन कहा, प्लान तो काम कर रहा है, बस इसी तरह लगे रहो और जल्दी ही दोनों अपने अंदर की फीलिंग्स एक दूसरे को बता देंगे। और वो और हंसकर प्रतीक से बातें करने लगी। और अब तनु का गुस्सा बढ़ता जा रहा था तो उसने रुचि को पुकारा। रुचि ने मुस्कुराकर प्रतीक की तरफ देखते हुए तनु से कहा, हाँ बोलना, क्या हुआ? तनु ने गुस्से में कहा, क्या हो रहा है ये सब? और तू इतना चिपक क्यों रही है प्रतीक से? मैं सब देख रही हूँ तुझे। रुचि ने प्यार से तनु के कंधे पर सर रखा और कहा, क्या बताऊँ यार, मुझे ना प्रतीक बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि शायद मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। तनु थोड़ी पीछे खिसक गई, जैसे उसे कोई झटका सा लगा हो। उसने कहा, ये क्या बोल रही है तू? होश में तो है ना? रुचि ने हैरान होकर कहा, पर तू तो उसे पसंद नहीं करती, तो फिर तुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो किसके साथ रहे या ना रहे? वो तो तेरा सिर्फ दोस्त है ना, तो तुझे जलन क्यों हो रही है? तनु ने हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे क्यों जलन होगी तुझसे? और वैसे भी तू मेरी दोस्त है, तो मैं तेरे लिए और उसके लिए खुश हूँ। आज पहली बार तनु की बातों में उसकी आंखों उसका साथ नहीं दे रही थी और रुचि सब कुछ बखूबी समझ रही थी। उसने तनु को थैंक यू कहकर गले से लगा लिया। बस चलने वाली थी। सब अंदर बैठ गया और तनु ने प्रतीक का हाथ पकड़कर उसे खिड़की की तरफ बैठा लिया और खुद उसके बगल में बैठ गई। तनु ने प्रतीक का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था और प्रतीक उसके इस बिहेवियर से थोड़ा हैरान था और उसे अंदर ही अंदर खुशी बहुत हो रही थी। रुचि अंदर गई। उसने देखा कि तनु कैसे प्रतीक को पकड़ कर बैठी है, पर उसने झूठ मूठ का नाटक करते हुए कहा, क्या हुआ तनु? तू तो मेरे साथ बैठने वाली थी ना, प्रतीक के साथ बैठी हुई है। तनु ने परेशान होकर कहा, अगर इसे छोड़ दिया तो फिर से ये यहाँ वहाँ बैठ जाएगा और दोबारा बस से नीचे गिर गया तो? रुचि ने उदास होकर कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ठीक और बैठ जाती हूँ। बस चलने लगी। तनु कभी प्रतीक को तो कभी सारी लड़कियों को देखती। सारी लड़कियाँ बस प्रतीक को देखे जा रही थी। तनु ऐसे करते करते कुछ देर में सो गई और उसका सिर प्रतीक के कंधे पर टिक गया। कुछ देर में वो गहरी नींद में चली गई और प्रतीक प्यार से उसे चेहरे को देखता रहा। तनु के बाल उड़कर बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। प्रतीक ने उसके बालों को उसके कान के पीछे ले जाकर फंसा दिया और फिर से उसके चेहरे को देखने लगा। प्रतीक उसे देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगा, देखो ना तनु, जब तुम नज़रों से दूर होती हो तो तुमसे कितना कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन सामने होती हो तो कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। तुम ऐसे क्यों हो क्या जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ, तुम्हें कभी इस बात का एहसास होगा? प्रतीक की आंखें अब नम हो चली थी तो खिड़की की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद सब कॉलेज पहुंच गए वापस। तनु ने प्रतीक को प्यार से उठाया और कहा, तनु कॉलेज आ गया है। प्रतीक ने तनु को प्यार से उठाया और कहा, तनु कॉलेज आ गया है, चलो नीचे उतरो। तनु ने प्रतीक का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था। प्रतीक ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, अब कॉलेज आ गया है ना, मैं कहीं जाने वाला हूँ ना ही यहाँ से गिरूंगा, अब तो मेरा हाथ छोड़ दे। तनु ने उसका हाथ छोड़ दिया और इधर उधर देखा तो सब उन दोनों को ही देख रहे थे। आज तनु के बिहेवियर को देखकर हर कोई हैरान था। इस बात का एहसास अब उसे भी होने लगा था। वो अपने बाल बनाते हुए नीचे उतरी। प्रतीक ने अपना और तनु का बैग लिया और नीचे उतरा। इधर रुचि को एक और मौका मिल गया। उसने नीचे उतरकर प्रतीक का हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में ले गई। रुचि ने तनु का चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर 11:15 बज गए थे। रुचि ने प्रतीक का हाथ प्यार से पकड़ा और अब तक प्रतीक को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। इधर रुचि और उधर तनु दोनों आज एकदम से इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही हैं। रुचि ने कहा, आई लव यू प्रतीक, या शायद उससे भी ज़्यादा। ये सब सुनकर तो प्रतीक को बहुत बड़ा झटका लगा कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। वो खुद को बहुत असहज महसूस करने लगा और अपने हाथ को रुचि के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर रुचि ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। प्रतीक ने असहज होते भी कहा, रुचि देखो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मेरी अच्छी दोस्त भी हो, पर मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से देखा नहीं। तनु दूर खड़ी होकर उसे ऐसे देख रही थी, पर उसे उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो वहाँ खड़े खड़े जल बिन मछली की तरह छटपटा रही थी, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। इधर रुचि
प्रतीक को सच कहने के लिए उकसा रही थी। रुचि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें क्या मैं अच्छी नहीं लगती? क्या मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? प्रतीक चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था और अपनी फीलिंग्स को उससे छुपाने की कोशिश कर रहा था। रुचि ने कहना जारी रखा, प्रतीक, अगर तुम तनु से प्यार नहीं करते हो तो फिर मेरे साथ रिश्ता रखने में क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और हमेशा तुम्हें खुश रखूँगी, प्रॉमिस। रुचि प्रतीक के एकदम से करीब जाने लगी। अब प्रतीक से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और ना ही तनु से। प्रतीक ने उसके कंधे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे वहीं रोक दिया और परेशान होकर कहा, रुचि, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तनु से प्यार करता हूँ, उसके सिवा किसी और के बारे में सोच नहीं सकता, कभी नहीं। आई लव हर। रुचि अब बहुत खुश हो गई और वो प्रतीक को शरारती नज़रों से घूर रही थी। प्रतीक ने परेशान होकर रुचि के सामने सब कुछ बोल दिया तो, लेकिन अब वो और ज़्यादा परेशान हो गया कि कहीं रुचि सब कुछ सुन, सब कुछ तनु को बता ना दे, नहीं तो उसका क्या होगा। इधर तनु अलग परेशान थी क्योंकि वो उन दोनों के बीच होने वाली बातें सुन नहीं पा रही थी। रुचि ने मुस्कुराकर कहा, मेरे प्यारे भोले भाले प्रतीक, मैं तुम्हें कोई लाइक शाइक नहीं करती, ठीक है ना? मैंने तो बस तुम्हारे मुंह से सच सुनने के लिए ये सब किया और तुमने सब कह दिया। प्रतीक ने परेशान होकर कहा, तुम तनु को मत बताना प्लीज़। रुचि ने कहा, ओ हेलो, मैं उसे कुछ नहीं बताने वाली, तुम खुद उसे बताओगे, समझे? और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, समझे? प्रतीक अब खुश हो गया और उसने रुचि को गले लगाकर कहा, तुम सच्ची मेरी हेल्प करोगी? थैंक यू सो मच रुचि, तुम बहुत अच्छी हो, थैंक यू। अब तनु और गुस्सा हो गई और उन दोनों की तरफ जाने लगी। आज उसे प्रतीक का किसी को भी गले लगाना अच्छा नहीं लग रहा था। रुचि ने तनु को आते देख लिया तो प्रतीक के कान के पास अपना मुंह ले जाकर कहा, तुम्हारी जान बहुत गुस्से में इसी तरफ आ रही है, संभाल लेना। तनु को लगा कि रुचि उसके गाल पर किस कर रही है तो वो कुछ दूर ही रुक गई। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो दोनों अलग हुए। रुचि ने दोनों को बाय कहा और प्रतीक को मुस्कुराकर देखा और जाने लगी। तनु ने गुस्से में कहा, चलें आप घर, मुझे नींद आ रही है। प्रतीक ने सोचा कि इसने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं कहा, पर क्यों। उसने बाइक निकाली और दोनों घर की तरफ निकल गए और पूरे रास्ते भर आज तनु खामोश रही। कुछ देर में दोनों घर पहुंच गए और तनु जल्दी से उतरकर अपने घर में चली गई। प्रतीक ने उसे ऐसे देखा, फिर अपने घर जाकर बाइक अंदर खड़ी की और अंदर अपने कमरे में चला गया। और इधर तनु गुस्से में छत पर टहलने लगी और खुद में बड़बड़ाने लगी कैसे रुचि उससे चिपक रही थी और उसे किस कर रही थी। प्रतीक ने भी मना नहीं किया। क्यों इतना सीधा है वो पागल कहीं का, आने दो, बात नहीं करूँगी दोनों से। और वो रुचि खुद को मेरा दोस्त कहती है ना, पर सारी दुनिया में उसे प्रतीक ही मिला था क्या? किसी को और को पसंद नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ मेरा दोस्त है, वो किसी के साथ नहीं रह सकता। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरे साथ ही रहेगा हमेशा। तनु की छत की दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी और खुद से बातें करते करते उसे ध्यान नहीं था और वो दीवार के किनारे पहुंच गई तो किनारे पर अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने लगी। पर तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तनु ने जब उसे देखा तो हैरान रह गई और कहा, तुम यहाँ? आखिर प्रतीक क्या सच्चाई छुपा रहा है तनु से? देखते हैं अगले भाग में। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।